हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 गृह विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट होम साइंस गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 27 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में 101% यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार क्या है अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, 70 में से 70 फोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे क्योंकि आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ही शुरुआत में पेपर में होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ये देखिए, महिलाओं में जेंडर यानी भेदभाव संबंधी मुद्दा है। पहला सबसे फर्स्ट में आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है और इसके 4 ऑप्शंस भी होते हैं। याद रखिएगा आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा होम साइंस में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्क वाला होता है और इसमें 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। समझ में आ गया। तो महिलाओं का जेंडर यानी भेदभाव संबंधी मुद्दा है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जैसा कि देख सकते हैं। चारों ऑप्शंस को आप क्या ध्यान से 15 मिनट जो आपका पेपर दिया जाएगा समय को उसको आप पढ़ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिएगा, यानी पूरे को एनालिसिस कर लीजिएगा, फिर इसका आंसर दीजिएगा। तो जो पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तनाव तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का मसला, बिना जेंडर भेदभाव के कार्यस्थलों पर सुनिश्चित सुरक्षा का मुद्दा, मातृत्व लाभ तथा बच्चों की देखभाल के लिए सामाजिक सहायता का मुद्दा, ये महिलाओं का जेंडर भेदभाव संबंधी मुद्दा है। समझ में आ गया। तो पहले का डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आपके जो होम साइंस है, होम साइंस में जहां पर दिखे इनमें से कोई नहीं, कावा खा दोनों या उपयुक्त में से सभी, तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। जिनको कुछ नहीं आता, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिनको कुछ भी नहीं आता वो ये ट्रिक फॉलो करेंगी उनको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन जो कंफर्म है कि भैया इसका आंसर ये नहीं ये होगा, वो पूर्ण रूप से अपना आंसर यानी क्वेश्चन का पूरा हल करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, वर्तमान में, यहाँ पर देखिए वर्तमान में मैं दिखा दूं फिर से, ये देखिए वर्तमान औद्योगिक एवं मशीनी, यहाँ पर देखिए मशीनी युग में भारत के पारंपरिक व्यवसाय कौन से हैं, अधिक फल फूल रहे हैं, काफ़ी पिछड़ गए हैं, पहले जैसे ही हैं, या स्पष्ट क्या है स्थित है। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, काफ़ी पिछड़ गए हैं, जो कि दूसरे का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, वर्तमान औद्योगिक एवं मशीनी युग में भारत के पारंपरिक व्यवसाय। क्या भैया जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, क्या है ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो क्या है मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहते, वो आधुनिक तरीकों से अपने हिसाब से करना चाहते हैं कृषि। समझ में आ गया। तो आपका दूसरे का बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको पहले प्रश्न बता दूं फिर राइट आंसर बताएंगे। ये देखिए, आहार एवं पोषण संबंधी देखभाल में ध्यान रखने योग्य कारक है, कौन सा है, आहार एवं पोषण संबंधी देखभाल में ध्यान रखने योग्य कारक कौन सा है। तो इनमें से ए राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको क्या है सीधा राइट आंसर ही बताएंगे, फालतू चीजें हम इसमें नहीं बताएंगे। ए आपका हो जाएगा व्यक्ति की आयु, जेंडर, शारीरिक अवस्था, रोजगार या व्यवसाय तथा स्वास्थ्य की स्थिति, ये आपका आहार एवं पोषण संबंधी देखभाल में क्या है ध्यान रखने योग्य कारक है। समझ में आ गया। तो पहले का तीसरे का आपका क्या है ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए, रोगी व्यक्ति के लिए उसकी चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है निर्धारित आहार को कहा जाता है। ए आपका सस्ता एवं स्वादिष्ट आहार, विसंश्लेषित आहार, या सी अल्प आहार, या डी नियमित पौष्टिक आहार। तो जो आपका 4 नंबर है, 4 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, संश्लेषित आहार हो जाएगा, जो कि क्या है रोगी व्यक्ति के लिए उसकी चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित आहार को संश्लेषित आहार कहा जाता है। समझ में आ गया। 5वां नंबर देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपने क्वेश्चन बैंक लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बुक लिया है तो वो भी अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या है मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, पुराने मॉडल पेपर को, जो आपका बुक में मॉडल पेपर दिया हुआ है, पीछे वाली साइड में आपके मॉडल पेपर दिए होते हैं और क्वेश्चन बैंक में भी मॉडल पेपर दिए होते हैं। और मैं जो मॉडल पेपर लेकर आता हूँ उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स को तैयार कीजिए, उसके क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। समझ में आ गया। 5वां प्रश्न क्या है, पोषण ब्रैकेट में देखिए अल्प पोषण संबंधी समस्या क्या का कारण है। आप पहले विकल्प को देख लीजिए, सारे विकल्प को देख लीजिए, आंसर आपको पता है तो एक एक मत बताइएगा। आप कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए, इस तरह से बताइएगा। 20 इंटू, जैसे मैं आपको क्या है मान लीजिए मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो 20 इंटू जैसे आपका 17 से गया तो 20 इंटू 17 इस तरह से लिख दीजिएगा। 25 बता रहा हूँ तो 25 गुणे
18 आपका सही है तो 18, इस तरह से आप जितना भी सही उसका आप कमेंट में आंसर ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। उसी प्रकार से हम आपके होम साइंस यानी इसकी तैयारी अच्छे से करा पाएंगे होम साइंस की। तो 5वें का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी कारक हो जाएंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 5वें का डी राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, रतौंधी, देखिए रतौंधी नामक रोग हो जाता है, किससे हो जाता है? प्रोटीन की अत्यधिक कमी से, या लोह क्या है खनिज के अत्यधिक करने के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, या डी किसी अज्ञात कारण। तो इनमें से जो आपका 6 है, इनमें से विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक क्या है रोग हो जाता है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, 7वां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे आता है? न्यूटन को, निकोलस एप्पल्ट को, या कोलंबस को, या एक और है यहाँ पर देखिए, एक और है किसी अज्ञात व्यक्ति को। तो यहाँ पर 7वें का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7वें का बी? निकोलस एप्पल्ट। यहाँ पर देखिए मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निकोलस एप्पल्ट हो जाएंगे, जो कि खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, हिम शीतित मटर, हिम शीतित सब्जियां, निर्जलित मटर एवं क्या है निर्जलित सब्जियां तथा डिम्बाबंद क्या है डिम्बाबंद फल किस वर्ग का खाद है? विनिर्मित खाद, संरक्षित खाद, फार्मूलाबद्ध खाद, या कारमूलक खाद। तो 8वें का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, संरक्षित खाद हो जाएगा राइट आंसर। 8वें का बी करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाला जैविक संकट में है, क्या है? कृमि है, इल्ली है, घुन है, या ये सभी। तो 9 का आपका इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कृमि भी है, उसके बाद में इल्ली भी है, घुन भी है। ये खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाला जैविक संकट में है। समझ में आ गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, खाद्य मानकों गुणवत्ता शोध और व्यापार से संबंध संस्थान है। खाद्य मानकों गुणवत्ता शोध और व्यापार से संबंध संस्थान है, क्या है? यहाँ पर देखिए 4 आपके पास विकल्प है, ऑप्शंस है। इनमें से आपका 10 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये पढ़ लीजिएगा आप सारे को। 11 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को समानता कितने भागों में क्या है बांटा जाता है? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है समानता क्या है 2 भागों में बांटा जा सकता है। समझ में आ गया, 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था को है बांटा जा सकता है। तो 11 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 12 नंबर, ये देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य है। ए आपका बच्चों का समग्र विकास करना, जिससे वो अपनी क्या है क्षमता पहचान सके, या बी छोटे बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना, सी महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना, या डी उपयुक्त सभी उद्देश्य। तो 12 नंबर का आपका डी हो जाएगा, यानी ये सभी चीज़ें हैं जो कि रूपरेखा 2005 के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य है। समझ में आ गया। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, युवाओं में पाए जाने वाला संवेदनशील समूह है। जो युवाएं हैं, युवाओं में पाए जाने वाला संवेदनशील क्या है? तो 13 का आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसको आराम से आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। मैं आपको राइट आंसर बताता चलूँगा। हालांकि मैं आपको पूरा बता चुका हूँ पहले ही कि मैं होम साइंस का टीचर नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी विद्यार्थी हमसे हमारे पास कमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इस पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बना दीजिए। तो हम वो इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं, और आपके लिए हमने टॉपिक वाला भी वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने क्या है महत्वपूर्ण जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हमने बताया हुआ। टॉपिक वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा होम साइंस का। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक विविध ढांचा है। जो भारत में किशोरों हैं इनके लिए क्या है न्याय के विविध ढांचा क्या है? किशोरों न्याय अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता, बाल विकास सेवाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2000 हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। 15 नंबर प्रश्न देखिए है क्या है 15 नंबर, भोपाल में विषैली गैस के रिसाव की घटना कब घटी? ऐसे ही आपका प्रश्न आएगा, होम साइंस में तैयार कर लीजिएगा। तो जो भोपाल में विषैली जो गैस का रिसाव घटना जो घटी वो आपका 1984 में 4 दिसंबर, याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, कितने 4 दिसंबर
4 दिसंबर 1984 को भोपाल में विषैली गैस के रिसाव की घटना घटी थी। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। रंग को कितने रूप में उल्लेखित किया जा सकता है? 3, 5, 4 या 7 रंगों में। तो 16 नंबर का ए हो जाएगा। 3 प्रकार क्या है रंगों को उल्लेखित किया जा सकता है, तो 16 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सरल रेखा का प्रकार है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, तिरछी अथवा विकर्ण रेखाएं या ये सभी, यानी ये सभी प्रकार के। तो 17 नंबर का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी प्रकार के हो जाएंगे, जो कि सरल रेखा का क्या है प्रकार है। समझ में आ गया? तो 17 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्रांति आई। कब क्रांति आई? जो वस्त्र निर्माण के क्षेत्र है इसमें क्रांति कब आई, इसके बारे में बताना है। ए आपका रेशम के आविष्कार से, बी कताई यंत्र के आविष्कार से, सी सिलाई मशीन के आविष्कार से, या डी फैशन की होड़ में। तो भैया जो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 18 का आपका सी हो जाएगा, सिलाई मशीन के आविष्कार से हो जाएगा, जो कि वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्या है क्रांति आई। और प्लीज़ आप लोग क्या है, हम जो भैया भैया बाद में वीडियोज में बोलता रहता हूँ, प्लीज़ इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। एक प्रकार से कहते हैं ना आदत लग जाती है, तो ये आदत हो गई है। तो आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं, काफ़ी विद्यार्थी जो हैं इसमें क्या है लड़कियां हैं, अधिकतम पढ़ती हैं होम साइंस। तो आप लोग भी लड़कियां हैं, एक प्रकार से क्या है स्टूडेंट है हमारी। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। वस्त्रों की निर्जल धुलाई या शुष्क, यहाँ पर देखिए वस्त्रों की जो निर्जल धुलाई या शुष्क धुलाई होती है किस रूप में? ये सामान्य रूप से घरों में व्यवस्थित क्या ड्रगलिंग मशीनों द्वारा या धोबियों द्वारा। धोबी घाटों पर पहले क्या होता था, धोबियों द्वारा धोबी घाटों पर होता था, लेकिन जो अब है मॉडर्न तरीका आ गया है, क्या मॉडर्न जो है तकनीक आ चुका है, कह सकते हैं मॉडर्न जमाना आ चुका है देहाती भाषा में। तो आंसर भी हो जाएगा 19 नंबर का, क्या है व्यवस्थित ड्राई क्लीनिंग मशीनों द्वारा होता है अब कपड़ों की अच्छे से धुलाई। मैं भी इसी से करवाता हूँ। 20 नंबर है शुष्कों में, क्या है शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं? 2, 4, 3, 7। तो 20 नंबर का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 होते हैं इसमें क्या है परिचालन। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्या है होटल में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अति अनिवार्य है, कौन सी है? ए आपका गीत संगीत की सेवा, बी स्वच्छता एवं सफाई, सी आपका क्या है दूर संचार की सुविधा, या डी चिकित्सा सुविधा। तो भैया जो होटलों में क्या है प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं अति अनिवार्य है, वो कौन सी अनिवार्य है? स्वच्छता एवं सफाई। भैया आपके होटल में क्या है स्वच्छता एवं सफाई होगा, तभी आकर कस्टमर क्या है रूम रेंट पर रहेगा, वो रहेगा होटल में आपका क्या है होटल अच्छा खासा चलेगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए निम्न में से अतिथियों के आगमन पर उनको पंजीकरण डेस्क तक पहुंचाया जाना है। निम्नलिखित जो अतिथियों हैं इस पर आगमन पर उनको पंजीकरण डेस्क तक कौन पहुंचाना या पहुंचना है? डेस्क पर कौन पहुंचाना है या पहुंचाना है? दरबान, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, प्रमुख कार्यालय एजेंट, या दूरभाष परिचालक। तो 22 का आपका ए हो जाएगा, दरबान हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, ये देखिए उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने का सरकार द्वारा किया गया प्रावधान क्या है? यहाँ पर देखिए सरकार द्वारा जो किया गया प्रावधान है वो आपका 23 का सी हो जाएगा, मानकीकरण चिन्हों का प्रावधान। यानी 23 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी विकल्प राइट आंसर है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है अच्छी गुणवत्ता की ऊन पर, यहाँ पर देखिए ऊन जो कि कपड़े जिससे क्या है स्वेटर वेटर बनाया जाता है, तो अच्छी गुणवत्ता की ऊन पर कौन सा मानक चिन्ह होता है? सिल मार्क, हॉल मार्क, वूल मार्क, या इको मार्क। तो इनमें भैया जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वूल मार्क। वूल मार्क हो जाएगा वूल। प्रश्न देखिए क्या है। रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ए आपका कन्याकुमारी से, बी चेन्नई से, सी चंडीगढ़ से, या डी मुंबई से। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कन्याकुमारी से रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा क्या है प्रारंभ हुई थी। 26 नंबर प्रश्न देखिए जनसंपर्क का कार्य है, जनसंपर्क जो है इसका कार्य क्या है? तो इनमें से डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्य, यानी वक्तव्य हुआ, और फ्रेश क्या है विज्ञप्तियों तैयार करना, बी प्रचार करना, या सी संबंध बनाना। समझ में आ गया? 27 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर
27 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। ए आपका बचत करने के लिए, बी विस्तृत जानकारी देने के लिए, या सी दिखावे के लिए, और जो आपका डी दिया हुआ है क्या है, औपचारिकतावास के लिए। तो इनमें से जो 27 नंबर है फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विस्तृत जानकारी के लिए हो जाएगा 27 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए हमारा महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके होम साइंस की तैयारी के लिए। तो इसको भी हम बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है। खासकर ये एक ही नंबर का पूछा जाता है, शायद होम साइंस में 1 नंबर का पूछा था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न का होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का, जीविका से क्या आशय है। सबसे पहला प्रश्न है जीविका से आशय क्या है। तो इसका आंसर देखिए, जीविका से आशय उस साधन तथा व्यवसाय से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की उपाय करता है तथा अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीविका में व्यक्ति के क्या है व्यवसाय, जीविका का मार्ग या माध्यम तथा जीवन शैली के लिए किए जाने वाले कार्य क्या है निहित होते हैं। ये जीविका का आशय है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका परिभाषा दिया हुआ था कि जीविका से आशय क्या है, इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सारे का हमने आंसर बता दिया है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, पोषण संबंधी देखभाल की 2 मुख्य गतिविधियों या कार्य बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सबसे पहले, रोग के दशा में पोषण संबंधी देखभाल में विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जिनमें से 2 मुख्य इस प्रकार से या निम्नवर्णित है या निम्नलिखित है। तो सबसे पहला है देखिए, सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या है, रोगी, देखिए रोगी की पोषण संबंधी स्थिति का सही मूल्यांकन करना तथा पोषण संबंधी प्रत्येक समस्या का समुचित निदान या निवारण करना। ये आपका होगा सबसे पहला एक प्रकार से क्या है गतिविधियाँ। दूसरा गतिविधियाँ ये देखिए प्यारे विद्यार्थी क्या है, ये देखिए रोगी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की समुचित योजना बनाना तथा उनकी क्या है वरीयता का या वरीयता या प्राथमिकता को निर्धारित करना। ये पोषण संबंधी देखभाल की क्या है 2 मुख्य गतिविधियां हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, विटामिन ए की कमी के मुख्य परिणाम बताइए। जो विटामिन ए है इसके कमी का मुख्य क्या है परिणाम आपको बताना है। इसका आंसर देखिए क्या है, इसकी कमी के कारण रतौंधी, गुजटीविया तथा यहाँ पर देखिए मैं नाम सही से पढ़ रहा हूँ तो सही से बताइएगा क्या है, रतौंधी, गुजकिटीवा क्या है कुंज किटीवा तथा कार्निया का जीरोसिस नामक रोग हो जाते हैं। छोटे बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चे होंगे, छोटे बच्चों में विटामिन ए की अत्यधिक कमी के परिणाम स्वरूप अंधापन आ सकता है। त्वचा संबंधी रोग, टाटस स्पॉट्स तथा क्या फाइनेड्रम, यहाँ पर देखिए फाइनेड्रमा भी विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। विटामिन ए की कमी का प्रतिकूल प्रभाव दांतों में भी पड़ता है। तो यानी जो पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी के मुख्य परिणाम क्या है वो यही हो जाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, खाद्य पदार्थों के नष्ट होने में लगने वाले समय के आधार पर वर्ग बताइए। ये देखिए तो इसका वर्ग देखिए क्या है, जो खाद्य में समय लगता है इसके वर्ग के बारे में बताना है हमें। आंसर देखिए, खाद्य पदार्थों के नष्ट होने में लगने वाले समय के आधार पर 3 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। क्रमशः ये वर्ग है। सबसे पहला वर्ग आपका क्या है, ये देखिए सबसे पहला वर्ग क्या है प्यारे विद्यार्थी, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ। दूसरा आपका क्या है अर्ध नाशवान खाद्य पदार्थ। तीसरा आपका है अनाशवान खाद्य पदार्थ। तो ये क्या है यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, खाद्य पदार्थों के नष्ट होने में लगने वाले समय के आधार पर वर्ग है 3 प्रकार के। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5वां नंबर, सदूषण। 5वां प्रश्न क्या है, सदूषण या खाद्य सदूषण से आप क्या समझती हैं। लड़कियां लोग को बताना है, भैया लड़कियां का ही सब्जेक्ट है। समझ में आ गया। किसी भी खाद्य पदार्थ में संसाधन अथवा भंडारण के समय, यहाँ पर देखिए स्लेश के दिया हुआ समय पहले बाद, हानिकारक अखाद्य अथा क्या है आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों का विद्यमान होना संदूषण या खाद्य संदूषण कहलाता है। ये आपत्तिजनक खाद्य पदार्थ रासायनिक सूक्ष्म जीवों अथवा क्या है
तनुकारी हो जाते हैं। जो आपका 5वां प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका आंसर इस तरह से दिया हुआ है। आपकी बुक में हालाँकि ये दिया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ और आप भी अपना मेहनत कीजिए। अपने से तैयार कीजिए क्वेश्चन, होम साइंस के जितने भी विद्यार्थी हैं। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए 2 से 3 वर्ष की आयु 2 से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की विकास की आवश्यकता पूर्ति के लिए भारत सरकार में क्या व्यवस्था की गई है। यानी जो भारत सरकार में जो व्यवस्था की गई है वो कौन सी व्यवस्था की गई है इसके बारे में बताना है। देखिए भारत सरकार ने इस आयु वर्ग के बच्चों के विकास की आवश्यकता पूर्ति के लिए आंगनवाड़ियाँ की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी ग्रामीण इलाका में होगा, आपको पता ही होगा। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जो लड़कियां हैं, तो आंगनवाड़ियों की व्यवस्था की है। ये आंगनवाड़ियाँ क्या है, समेकित आंगनवाड़ियाँ समेकित बाल विकास सेवाओं जिसको हम ICDS के अंतर्गत कार्य करती हैं। समझ में आ गया। 2 से जो 3 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था पूर्ण रूप से है कि भैया सबसे पहले वो क्या है, आंगनवाड़ी में जाए, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेंगे, फिर क्या है, स्कूल में जाने लगेंगे। स्कूल के बाद में जब वो 12th पास करेंगे तो कॉलेज में जाएंगे। तो धीरे धीरे जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि कुछ युवा क्यों संवेदनशील होते हैं, इसके बारे में बताना है। कुछ युवा जो है कुछ संवेदनशील क्यों होते हैं बताना है। आंसर देखिए, युवाओं में संवेदनशील समूह में होने वाले अनेक कारण हैं। क्या है, जो युवाएं हैं, युवाओं में संवेदनशील समूह में होने के क्या है, अनेक कारण है। सबसे पहला आपका युवा अवस्था में होने वाले शारीरिक और क्या है, जैविक परिवर्तनों में क्या है, सामंजस्य न बैठा पाना। दूसरा है साथियों के दबाव एवं प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न तनाव। तीसरा है नशे की लत तथा क्या है, दुर्व्यसन से ग्रस्त होना। ये क्या है, 7वें प्रश्न का राइट आंसर है कि कुछ युवा क्यों संवेदनशील होते हैं। इसके बारे में इसका आंसर है, पूर्ण रूप से इसका आंसर देख लीजिए। ये इसी तरीके से 3 प्रकार के इसके हमने कारण बताए हैं युवाओं में संवेदनशील होने के, देख लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 8वां नंबर प्रश्न, संतुलन को परिभाषित कीजिए। यानी जो संतुलन है इसको परिभाषित करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखिए, संतुलन का अर्थ क्या है, शांतिमय या आरामदायक स्थिति से होता है। किसी भी वस्त्र एवं परिधान में संतुलन ऐसा आरामदायक प्रभाव एवं भाव है जो रंगों एवं आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। क्या है, प्राप्त किया जा सकता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे। प्रत्येक ओर क्या है, एक समान आकर्षण बना रहे। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, फैशन चक्र से आप क्या समझते हैं। फैशन आप लोगों को पता ही होगा, आजकल का ये सबसे ज़्यादा दौर है फैशन वाला। तो फैशन से क्या समझते हैं आप लोग, लड़कियां हैं, आपको ज़्यादा ही पता होगा इसके बारे में। तो इसका आंसर देखिए क्या है, फैशन के क्षेत्र में होने वाले बदलाव क्रम को फैशन चक्र के रूप में क्या वर्णित किया जाता है। फैशन चक्र के 5 चरण माने जाते हैं। सबसे पहला है शैली की प्रस्तुति, यानी भैया आप किस तरह से इसके बारे में। दूसरा है लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की पराकाष्ठा। उसके बाद में लोकप्रियता में कमी होना तथा शैली के परित्याग अथवा अप्रचलन। ये क्या है भैया, फैशन चक्र से पूरा बताते हैं कि फैशन चक्र से आप क्या समझते हैं। समझ में आ गया। डिटेल में इसका आंसर आप देख सकते हैं पूरा, जो 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, देखिए क्या है 10 नंबर प्रश्न, ये देखिए, धुले वास्तव में इस्त्री करने का क्या है, जो धुले वस्त्र है इसको वास्तव में इस्त्री करने के क्या लाभ है। यहाँ पर देखिए वस्त्र हमने नहीं लिखा है, थोड़ा क्या है कंप्यूटराइज में गड़बड़ हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपको। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखिए धुले वस्त्र वास्तव में इस्त्री करने के लाभ बताइए। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ये देखिए, विशेष रूप से पूर्णतया स्वचालित मशीनों में धुले वस्त्रों में काफ़ी अधिक क्या है सिलवटें पड़ जाती हैं। प्रेस से ये सिलवटें समाप्त हो जाती हैं तथा जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ क्या है क्रिज बनाई जा सकती है। इस्त्री किया हुआ वस्त्र अच्छा लगता है तथा पहनने वाले व्यक्ति की क्या है व्यक्तित्व में भी क्या है निखार आता है। एक प्रकार से क्या है, जो वस्त्र वाला है धुलाई करेंगे आप, तो धुलाई करने के बाद में क्या है जो उसमें सिलवटें आ जाती हैं, यानी वो क्या है जगह जगह पर मुड़ जाएगा, क्या है गुमेच जाएगा। आप लोगों को है देहाती भाषा में गुमेच जाएगा। तो उसको क्या है जब
प्रेस किया जाता है तो उसका क्या है, कपड़े में क्रिच बन जाता है, क्रिच बन जाता है। उसके बाद में क्रिच बनने के बाद में प्रेस हो जाता है, इस प्रकार से तैयार कर रख दिया जाता है। उसको पूरा मतलब वीआईपी हो जाता है एक प्रकार से, पहनने वाला व्यक्ति एक प्रकार से उस तरह से लगेगा, यानी जेंटलमैन लगेगा जब पहन लेगा। समझ में आ गया? तो धुले वस्त्र इस्त्री क्यों करना है, तो अपने शब्दों में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये नहीं कि आप किताबी भाषाओं से दीजिए, आप जितना ज़्यादा एग्जामिनर को समझा दे सकेंगे उतना ही आपका नंबर पक्का है। समझ में आ गया? तो एग्जामिनर को आप समझाइए, पूरा नंबर बटोर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हमने होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्ट्स के हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे, इंग्लिश को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर हो रही है।